बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली वो उसमें हम डेफिनेशन को हमने डिस्कस करना है, जो डेफिनेशन नेक्स्ट आगे यूज़ होनी है। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं जिन डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या समझेंगे जी, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर किसे कहते हैं। सेकंड नंबर पे मास नंबर, न्यूक्लियन नंबर। तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस करना है आइसोटोप। नंबर 4 पे हमने डिस्कस करना है आइसोबार। नंबर 5 पे आइसोटोन। उसके बाद हम देखेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, आइसोटोन्स, और एट द एंड हम इसमें क्या देखेंगे, न्यूक्लियाइड क्या होते हैं। इसी के बारे में हम तरतीब से देख लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे जी, एटॉमिक नंबर। क्या टर्म हम यूज़ करेंगे बच्चे, एटॉमिक नंबर। दूसरा इसका क्या नाम होता है जी, प्रोटॉन नंबर। अब देखें बच्चे, कोई भी जो आपके पास एटम है, क्या है जी, एटम है, कोई भी एटम है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें, उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम में बुनियादी तौर पर कितनी चीज़ें होती हैं जी, तीन चीज़ें होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक, और ये कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी किसी भी एटम में मुझे बुनियादी तौर पर कितनी चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन आपके पास डिस्कवर हुए थे बच्चे कैथोड रेज की शक्ल में। प्रोटॉन आपके पास डिस्कवर हुए थे जी कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज की शक्ल में। न्यूट्रॉन आपके पास डिस्कवर हुए थे जी, चैडविक ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसको हम गैमा रेज का भी नाम दे सकते हैं। तो किसी भी एटम में बुनियादी तौर पर कितनी चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमने रिसेंटली देखा है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा था कि एटम के जो प्रोटॉन होते हैं ना, ये होते हैं एटम के सेंटर में, और उस सेंटर वाले पार्ट को उसने नाम क्या दिया था जी, न्यूक्लियस का। और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये भी क्या होते हैं, एटम के सेंटर में होते हैं, उसको भी हमने न्यूक्लियस का नाम दिया था, एटम का सेंट्रल पार्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एटम के न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, रिवॉल्व कर रहे हैं। दोबारा समझ लें, किसी भी एटम में बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी। ये जो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चे, ये एटम के होते हैं सेंटर में, हमेशा याद रखिएगा। ये लेट्स सपोज आपको डस्टर नज़र आ रहा है, ये एटम है, ये क्या है जी, एटम है। इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है, जहाँ से इसको मैंने पकड़ा हुआ है, इस सेंटर पार्ट में होंगे इस एटम के प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। एटम के सेंटर में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। इसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे जी, न्यूक्लियस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे जी, न्यूक्लियस का। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इस न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे गोल गोल सर्कुलर पाथ होंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर रहा होगा, ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा। ये हमारे पास देखिए न्यूक्लियस है ना, ये उसका सेंट्रल पार्ट है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये देखें, ये ऐसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, जिसको हम शेल ऑर्बिट या सब शेल कहते हैं। अब इसी चीज़ को समझिएगा, उसमें हम एटॉमिक नंबर क्या कहेंगे। पहले तो हमने जनरल देखा है ना, एटम में होती क्या चीज़ें, तीन चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमेशा याद रखिएगा बच्चे, एटम में जितने प्रोटॉन होंगे ना बच्चे, उतने ही एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम में बच्चे जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो प्रोटॉन है ना, किसी भी एटम में प्रोटॉन बच्चे कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट से मुराद ये है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम के अंदर ये जो प्रोटॉन है ना, डज नॉट चेंज। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन की, किन चीज़ों की बात करें बच्चे, न्यूक्लियर रिएक्शन की, तब जो एटम के ये जो प्रोटॉन है ना, ये चेंज हो जाते हैं। जब एटम के प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे, उसकी कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी बच्चे, चेंज हो जाएगी। लेकिन मोस्टली आपके सिलेबस का जो हिस्सा है आपने उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं पढ़ने, आपने हमेशा क्या पढ़ने है, केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा आपके सिलेबस का जो पार्ट है ना वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं है, आप उसमें सारे के सारे क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर जो एटम के प्रोटॉन होंगे बच्चे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, दे डोंट चेंज। एटम क्या रहेंगे, किसी भी एटम के कांस्टेंट रहेंगे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, और यही आपके सिलेबस का पार्ट है। जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम में चेंज होते रहेंगे, ये एटम में क्या होंगे बच्चे, चेंज होंगे। या तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चे लूज़ होंगे या ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम में क्या होंगे, गेन होंगे। क्यों लूज़ या गेन होंगे, क्योंकि इन्होंने अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। अब अभी हमने पढ़ा है कि ये जो प्रोटॉन है क्या है बच्चे, प्रोटॉन ये होते हैं बच्चे एटम के न्यूक्लियस में, और इन प्रोटॉन की जो टोटल तादाद है, टोटल नंबर, हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चे, एटॉमिक नंबर। दूसरा इसका हम क्या नाम रखेंगे, प्रोटॉन नंबर। क्या नाम रखेंगे, प्रोटॉन नंबर। अब आप ये भी कह सकते थे सर कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की तादाद क्या होती है, इक्वल होती है, तब हम एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन है बच्चे ये आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसी वजह से हम आगे एटॉमिक नंबर में क्या लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। ठीक है जी। तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बच्चे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ये एटॉमिक नंबर को, Z से। ठीक है, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। आगे हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर हैं क्या बच्चे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटॉन नंबर। इट इज एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। दूसरा इट इज written on the left side of the element। इसको एलिमेंट के हमेशा कहाँ पर लिखा जाएगा बच्चे, लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। इट इज written on the lower side of an element, on the lower side of an element। दूसरा it is a smaller value, it is a, पहले आप इसको नोट कर लें फिर हम इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एक और बात भी आप नोट कर लीजिएगा, इन अ न्यूट्रल स्टेट किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे उतने उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर में हम प्रोटॉन क्यों लेंगे, क्योंकि प्रोटॉन एटम में क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होते रहेंगे बच्चे, चेंज होते रहेंगे। प्रोटॉन किसी भी एटम में क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। मिसाल के तौर पर ये मैंने कोई एलिमेंट लिखा है बच्चे X, इसके नीचे मैंने क्या लिखा है Z। अब इसको जरा गौर से समझिएगा, ये X क्या है, कोई एलिमेंट है ना, ये उसकी कौन सा पार्ट है बच्चे, लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट, और कौन सा पार्ट है, लेफ्ट पार्ट। ये मैंने क्या लिखा हुआ है Z।
एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से। ये देखें ये Z लिखा हुआ है। इट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, ये आपके पास राइट पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है जी? लेफ्ट पोर्शन है। इसको हमने कहाँ पर लिखा है जी? लेफ्ट साइड पे। कहाँ पर लिखा जाता है? ये लेफ्ट साइड पे। इट इज़ रिटन ऑन द लोअर साइड, ये ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है। इसको कहाँ पर लिखा जाता है जी? लोअर साइड में। और ये होती क्या है? स्मॉलर वैल्यू। कैसे स्मॉलर वैल्यू होगी? जब हम ये मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरा, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसमें हमेशा क्या होंगे बच्चे? प्रोटॉन होंगे। इसको आप ज़रा यूँ देख लें, इसमें मैंने ये लिख लिया बच्चे कार्बन 6, आगे मैंने लिखा है जी नाइट्रोजन 7, आगे मैंने लिखा है जी ऑक्सीजन 8। इसका मतलब क्या है? कार्बन 6 से क्या मुराद है? कार्बन के अंदर बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 क्या हैं? प्रोटॉन। क्योंकि ये जो 6 वाली वैल्यू, ये देखें ये कार्बन एलिमेंट है, ये उसका राइट पोर्शन है, ये उसका लेफ्ट पोर्शन है। तो लेफ्ट पोर्शन में क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो लेफ्ट पोर्शन में ये जो 6 लिखा हुआ है, ये देखें लेफ्ट पोर्शन में लिखा है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, यानी ये Z की वैल्यू है 6 कार्बन के अंदर, यानी Z की वैल्यू क्या है? 6। इस Z से क्या मुराद है? उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने उसमें क्या होंगे बच्चे? प्रोटॉन। ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह नाइट्रोजन में आ जाए, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 7, यानी नाइट्रोजन के अंदर Z की वैल्यू 7 है और वही Z की वैल्यू उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करे। इट मीन्स नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 क्या है बच्चे? प्रोटॉन है। ऑक्सीजन पे आ जाए, इसमें Z की वैल्यू क्या है बच्चे? 8 है। इसका मतलब क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर और 8 इसके अंदर क्या है बच्चे? प्रोटॉन है। ठीक है जी। ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया है जी? एटॉमिक नंबर। जी भी हमने पढ़ लिया। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लिखा कैसे जाता है, ये सारा कुछ हमने देख लिया। उसके बाद ये तो वैल्यू डिस्कस हो गया ना बच्चे आपके, एटॉमिक नंबर या क्या लिखा हुआ है जी? प्रोटॉन। अब हम दूसरी वैल्यू पे आ जाते हैं। ये क्या लिखी हुई है जी? मास नंबर, या इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन नंबर। मास नंबर, दूसरा इसका क्या नाम होता है? न्यूक्लियन नंबर। अब ये देख लें, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये उसके ऊपर चार्ज है 0, ये प्लस का उसके ऊपर क्या है? चार्ज है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द nucleus of an atom or of an element. It is called mass number and nucleon number. It is represented by A. It is represented by A. It is written on the left and upper side. It is written लेफ्ट एंड दी अपर साइड। अब मिसाल के तौर पर ये x कोई एलिमेंट है, ये उसका राइट पोर्शन है, ये उसका कौन सा है? लेफ्ट पोर्शन। ये उसका अपर पोर्शन है, ये देखना बच्चे, ये उसका कौन सा पोर्शन है? राइट पोर्शन। ये उसका कौन सा पोर्शन है? लेफ्ट पोर्शन। ये वाला उसका अपर पोर्शन है, ये वाला कौन सा है? लोअर पोर्शन। तो लोअर पोर्शन में तो हम लिखते थे एटॉमिक नंबर को, किसको लिखते थे? एटॉमिक नंबर को। और अपर पोर्शन में हम क्या लिखेंगे अब? मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर को। ये लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। ये राइट पोर्शन है, ये कौन सा है? लेफ्ट पोर्शन। ये लेफ्ट पोर्शन की कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। और कहाँ पर इसको लिखेंगे? अपर साइड। ये लेफ्ट भी है और ये आपके पास क्या है? अपर भी है। ये देखें, ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये लेफ्ट साइड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और अपर साइड को भी। ये जो जेड लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और लोअर साइड को भी क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है क्या, जो Z है बेसिकली वो किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होंगे या उसके अंदर क्या होंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो A है ये किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या प्रोटॉन की जगह हम कहेंगे एटॉमिक नंबर प्लस
न्यूट्रॉन का क्या होता है, मजमुआ होता है। अब मिसाल के तौर पर इसमें हम लिख रहे हैं बच्चे कार्बन 612, आगे मैं लिख रहा हूँ बच्चे नाइट्रोजन 714। अब इसमें क्या चीज़ आपको ज़ाहिर हो रही है, इससे मुराद कार्बन के अंदर इस वाले एलिमेंट में एटॉमिक नंबर की वैल्यू है 6। जितने उसमें बच्चे एटॉमिक नंबर की वैल्यू है उतने उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। जितने उसमें प्रोटॉन होंगे बच्चे उतने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। 6 वैल्यू, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ए की वैल्यू कितनी है बच्चे इसके अंदर, 12। ए की वैल्यू क्या है बच्चे, 12 है। इसी की मदद से बच्चे आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। कैसे, ए इज इक्वल टू प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, 12। प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर ये वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट करिए, जेड को, ये किसको रिप्रेजेंट करिए, ए को। तो इसके अंदर ये वैल्यू प्रोटॉन या जेड की वैल्यू कितनी है, 6। न्यूट्रॉन हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। 12 में से 6 का आंसर क्या आएगा, 6। तो कार्बन 612 के अंदर किसके में बचे, कार्बन 612 में जेड की वैल्यू है 6, प्रोटॉन की वैल्यू 6, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6 और न्यूट्रॉन की वैल्यू भी क्या है, 6। और इसके अंदर जो ए की वैल्यू है वो कितनी है बचे, 12। ए की वैल्यू क्या है, 12। अब इसमें ज़रा आ जाए, नाइट्रोजन 714, इसके अंदर भी हम फाइंड कर सकते हैं। 7 से मुराद इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, प्रोटॉन भी कितने बचे इसमें, 7 है। इसके अंदर अब देख लें, ठीक है जी, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7। अब हमने इसके अंदर क्या फाइंड करने, न्यूट्रॉन। ए की वैल्यू कितनी है जी, 14। ए किसके इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू जेड और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए की वैल्यू कितनी है जी, 14। जेड या प्रोटॉन की वैल्यू है 7। न्यूट्रॉन हमने क्या करने, फाइंड। 14 में से 7 गए तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके पास, 7। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को भी क्या कर लिया हमने, डिस्कस कर लिया। अब तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, आइसोटोप्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ रही है बच्चे, आइसोटोप्स की डेफिनेशन आ रही है। ये देखें, आइसोटोप, इसको हम कहेंगे एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मिसाल के तौर पर कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 6 और ये आपके पास क्या आ गया जी, 14 आ गया। ठीक है जी, ये क्या है, कार्बन 612, कार्बन 613 और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, कार्बन 614। अब इसके अंदर देखें, इसमें Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या है, 6। इसमें Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या है, 6। इसमें भी Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 6 आ रही है। तो देखें तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। लेकिन ऊपर ज़रा चले जाए, मैस नंबर, इसके अंदर जो A की वैल्यू है वो कितनी आ रही है बच्चे, 12। इसमें जो A की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 13। इसमें जो A की वैल्यू है बच्चे वो कितनी आ रही है, 14। ये देखिए मैस नंबर A की वैल्यू तीनों के अंदर क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। क्या आ रही है बच्चे, डिफरेंट आ रही है। इन तीनों एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। ऐसा क्यों, इन तीनों में न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, निकाल सकते हैं। A इज इक्वल टू जेड और प्लस प्लस न्यूट्रॉन, इसमें भी क्या होगा, A इज इक्वल टू जेड और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें भी क्या होगा बच्चे, A इज इक्वल टू जेड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। A की वैल्यू कितनी है बच्चे, 12। Z या P की वैल्यू है 6, न्यूट्रॉन फाइंड कर लें। इसमें क्या है वैल्यू, 13, 6 प्लस न्यूट्रॉन, इसमें क्या वैल्यू है, 14, 6 प्लस न्यूट्रॉन। इसमें बच्चे न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं बच्चे, 7 न्यूट्रॉन। इसमें कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं बच्चे, 8 न्यूट्रॉन। बेसिकली उसके अंदर मैस नंबर चेंज होने का मतलब क्या है, उनके अंदर न्यूट्रॉन चेंज है। उनके अंदर क्या चेंज है जी, न्यूट्रॉन चेंज है। तो अभी हमने किसको डिस्कस किया बच्चे, आइसोटोप्स को।
ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 पे क्या आ रहा है जी, आइसोबार। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी नंबर 4 पे, आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है, पहले तो इसमें आप एग्जांपल देख लें। क्या एग्जांपल लिखी हुई है आइसोबार में, फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, सल्फर का एटॉमिक नंबर ये इसका आइसोटोप्स है 32, ये भी आइसोटोप्स है मास नंबर 32। इससे आपने क्या नतीजा निकाला है, आइसोबार्स को आप कहेंगे। अब ये एटम और ये एटम, दोनों एटम डिफरेंट हैं। आइसोटोप्स में हमने जो एटम लिए थे वो सेम एटम लिए थे, जिस तरह अभी हमने कार्बन को लिया था, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, तीनों क्या थे बच्चे, उसमें सेम थे। आइसोबार में डिफरेंट होंगे, ये देखें ना, कार्बन 612 और कार्बन 613, कार्बन 614, तीनों एलिमेंट तो आपके पास सेम ही है ना बच्चे। इसमें ये दोनों एलिमेंट आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। आइसोटोप्स और आइसोबार में फ़र्क देखें, डिफरेंट एटम क्या कहेंगे, डिफरेंट एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ये देखें, इसके अंदर Z की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 15 आ रही है। इसके अंदर Z की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 16 आ रही है। ये देखें, एटॉमिक नंबर दोनों में क्या है, डिफरेंट है। एक के अंदर 15 है और एक के अंदर एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे, 16 है। दूसरे में देखें मास नंबर, ऊपर वाले में देखें तो मास नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 32। इसमें भी मास नंबर A की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 32। ये वैल्यू इन दोनों में क्या है बच्चे, डिफरेंट है। क्या है बच्चे, डिफरेंट। लेकिन ये वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। ये वैल्यू दोनों में क्या है, सेम। इसमें न्यूट्रॉन निकालें, न्यूट्रॉन किस तरह निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, A की वैल्यू कितनी है बच्चे, 32। A इज इक्वल टू प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। इसमें देख लें, इसमें क्या निकालेंगे, 32 इज इक्वल टू 16 प्लस न्यूट्रॉन। 32 में से 15 माइनस करें, आंसर क्या आएगा बच्चे, 17। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, 17। इसमें कितने न्यूट्रॉन है बच्चे, 16 न्यूट्रॉन। अब ये मैंने क्यों निकाल के दिखाए, इसको ज़रा समझिएगा। मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि इन दोनों में क्योंकि मास नंबर सेम आ रहा है तो न्यूट्रॉन भी सेम होंगे, लाजमी नहीं है बच्चे। डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ये बात जहन में रखिएगा। इनका मास नंबर तो सेम है, लेकिन इनके अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे ये बच्चे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मोस्टली इसमें स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि मास नंबर क्योंकि उनमें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसी वजह से उनमें न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा नहीं है, मास नंबर चेंज होंगे तो आप न्यूट्रॉन निकालेंगे, उसमें न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये किसकी डेफिनेशन थी, आइसोबार की। उसके बाद आप आ जाए बच्चे आइसोटोन के ऊपर। आइसो छोटी छोटी डेफिनेशन दी हैं, ये आपने याद कर लेनी है। आइसोटोन, पहले तो आप एग्जांपल देख लें आइसोटोन में, ठीक है जी। ये देखें, ये वाले एग्जांपल देख लें। क्या एग्जांपल लिखी हुई है जी, कार्बन 614, ऑक्सीजन 8, 16, नाइट्रोजन 7, 15। नाइट्रोजन क्या लिखी हुई है जी, 7, 15। अब इसमें देखें इसकी क्या डेफिनेशन होगी, डिफरेंट एटम क्या होगी बच्चे डेफिनेशन, डिफरेंट एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट mass number but same number of neutron, but same
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर कैसे। पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझिए ना। डिफरेंट एटम, इससे पहले आइसोबार की क्या डेफिनेशन थी बच्चे? डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मैस नंबर। उसको हमने क्या नाम दिया था बच्चे? आइसोबार। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट था, उसमें न्यूट्रॉन भी डिफरेंट थे, बस उसका मैस नंबर क्या था बच्चे? सेम था। उनको हमने क्या नाम दिया था? आइसोबार। उसके बाद क्या रहा बच्चे? आइसोटोन्स। डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मैस नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसको हमने क्या कहा जी? आइसोटोन। अब मिसाल के तौर पर कार्बन 612 में आ जाए, इसमें बच्चे Z की वैल्यू क्या है? 6। इसमें Z की वैल्यू ऑक्सीजन में क्या है? 8, ये वाली वैल्यू। इसमें बच्चे Z की वैल्यू क्या है? 7। ये देखें, तीनों की तीनों वैल्यूज डिफरेंट हैं। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। मैस नंबर में आ जाए, A की वैल्यू, ऊपर वाले में A की वैल्यू है 14, दूसरे वाले में A की वैल्यू है 16, तीसरे में बच्चे A की वैल्यू कितनी है? 15। ये देखें, इनके अंदर मैस नंबर भी क्या आ रहा है बच्चे? डिफरेंट आ रहा है। मैस नंबर भी क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। अब न्यूट्रॉन किस तरह निकालेंगे? इसमें बच्चे जो न्यूट्रॉन आएंगे ये आप खुद निकाल लेंगे न्यूट्रॉन, इसमें मैंने आपको तरीका समझाया हुआ है। तो बच्चे जो इसके अंदर न्यूट्रॉन आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं बच्चे 8 न्यूट्रॉन। इसके अंदर भी बच्चे जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 8 न्यूट्रॉन। इसके अंदर भी जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 8 न्यूट्रॉन। ये देखें, एटॉमिक नंबर इन तीनों में क्या है बच्चे? डिफरेंट। मैस नंबर भी इन तीनों में क्या है बच्चे? डिफरेंट। लेकिन न्यूट्रॉन इनमें तीनों में क्या है बच्चे? सेम है। न्यूट्रॉन इन तीनों में क्या है बच्चे? सेम है। जब उसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसको फिर हम क्या नाम देते हैं बच्चे? आइसोटोन्स। तो ये देखें, आइसोबार भी मैंने आपको करवा दिया है और ये आइसोटोन भी आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसी में हम कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। आइसोटोप्स भी हो गया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो सबसे पहले आप एग्जांपल देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। क्या लिखा है बच्चे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या इसको हम आगे क्या कहेंगे? स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है? आइसो का मतलब होता है बच्चे सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज का मतलब क्या कहेंगे? एटम। क्या कहेंगे बच्चे हम इसमें? एटम। अब देखें, इसमें मुख्तलिफ कंपाउंड भी हो सकते हैं या हमारे पास डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। सेम नंबर ऑफ क्या हों बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स हों। अब इसकी हम मिसाल ले लेते हैं कि कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मिसाल के तौर पर इसको आप कुछ देर के लिए छोड़ दें। N2CO लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है बच्चे N2, दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है CO, तीसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है? Cn-। इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नाइट्रोजन -3, ये सारे के सारे क्या हैं? ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये क्या है बच्चे? तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और इसमें ये तीनों आपस में क्या है जी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट का बच्चे आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का आपको क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। अब इधर देख लें, इसमें आपको मैं लिखवा देता हूँ। जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, इसमें नाइट्रोजन आ रहा है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दोबारा आ रहा है 7, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 8 होता है। आगे फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, इसका ज़रा समझिएगा।
ये एक पेयर भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दूसरा पेयर भी क्या है बच्चे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कितने नाइट्रोजन लिखे हुए आपके पास? 2 नाइट्रोजन। जो उसका एटॉमिक नंबर है N2 से मुराद क्या है? एक N और दूसरा N। आपके पास कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन N2। एक नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 7, दूसरा नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 7। तो 7 एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? Z की वैल्यू 7, Z की वैल्यू 7। जो Z की वैल्यू होती है वही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इट मीन इसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन और अगले में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो N2 लिखा हुआ है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आ जाए कार्बन और ऑक्सीजन। इसको हम बाद में लिख लेंगे, इधर हम एग्जांपल इसकी नोट कर लेते हैं। N2CO, CO2 एंड N2O। ये देखें, ये मैंने N2 के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मुझे टोटल? 14 N2 के अंदर। अब आ जाए CO के अंदर। CO, इसका मतलब क्या है बच्चे? एक इसमें कार्बन एटॉमिक नंबर 6, दूसरा इसमें ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 8 होता है। एटॉमिक नंबर 6 से क्या मुराद है? Z की वैल्यू इसमें भी 6 है, इसमें Z की वैल्यू है 8। 6 से मुराद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप जानते हैं जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो Z की वैल्यू है और वो ही किसकी वैल्यू होती है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? इलेक्ट्रॉन की। तो फिर कितने हो जाएंगे टोटल इसमें CO के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास ये हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए CO के अंदर? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखें N2 के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14 इलेक्ट्रॉन। CO के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चे? 14। दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ क्या आ रहे हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये भी मैंने आपको इसमें प्रूफ भी करवा दिए। ठीक है बच्चे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप क्या आ रहे हैं? साइनाइड, CN। इसको अब ज़रा समझ लीजिए। CN, इसमें कार्बन एटॉमिक नंबर है 6। अब इसमें लिखा हुआ बच्चे नाइट्रोजन, इसके ऊपर माइनस भी लिखा हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 7। 7 के साथ इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? माइनस। माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? गेन। तो इसमें क्या होगा? जो एटॉमिक नंबर की वैल्यू वो तो वही रहेगी 6। इसमें एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या रहेगी? 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब Z के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो माइनस का चार्ज है CN के ऊपर, जो माइनस का चार्ज है, ये नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है। इसका मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है बच्चे? गेन किया हुआ है। लेकिन एटॉमिक नंबर उसका 7 रहेगा। क्यों 7 रहेगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर का ताल्लुक होता है प्रोटॉन से। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोटॉन लूज या गेन नहीं किया। प्रोटॉन तो उसमें वही रहेंगे 7, पहले वाले इलेक्ट्रॉन भी 7 रहेंगे। लेकिन अब N- ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसके अंदर देखें 6 इलेक्ट्रॉन जे, 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। तो CN- में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं बच्चे? 14। तो समझ आ गया बच्चे? इस चीज़ के अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन, CO के अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन, CN- के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। अब इसमें आ जाए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चे क्या होता है? 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। 9 इलेक्ट्रॉन, ये आगे 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। नेट इसमें आ जाए। इसका एटॉमिक नंबर 7। 7 इलेक्ट्रॉन आगे -3 का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गेन कर। 7 और 3 10, 9 और 1 10, 8 और 2 भी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये किसकी डेफिनेशन थी जी? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की। ठीक है जी। उसके बाद एक डेफिनेशन होती है बच्चे आइसिस्टर।
एसोस्टर भी इसको कहते हैं। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे मालिक्यूल जिसमें डिफरेंट क्या हो नंबर ऑफ एटम, नाइट्रोजन सी हो, लेकिन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम हो। दोनों के अंदर क्या हो बच्चे, इलेक्ट्रॉन सेम हो। मिसाल के तौर पर N2, एक में है 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बन, एक में है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे, 14। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे, 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए, 14। लेकिन एटम दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। CO2 N2 में आ जाएं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हैं 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन। 8 8 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन। N2O में आ जाएं, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन। 7 7 14 और 6 20 और 2 22। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चे, 22 इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या नाम देंगे जी, एसिस्टर का नाम देंगे। ये हमने चंद एक बेसिक डेफिनेशन देख ली है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपका समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।